वेलकम बैक। खबरों की शुरुआत करते हैं। जेपी नड्डा आज 3 राज्यों का दौरा करेंगे। बड़ी खबर, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। तो देखिए, अब 5वें फेज के इलेक्शन को लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है और आज बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा में जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बात अगर तमाम दिग्गजों को करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे, दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह, जो कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, वो झारखंड में चुनावी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। तो बैक टू बैक बीजेपी के तमाम दिग्गज अलग अलग राज्यों में पहुंचेंगे, चुनावी हुंकार भरते नजर आएंगे। जाहिर तौर पर विपक्ष पर भी निशाना साधने के साथ साथ मोदी के 10 साल के कार्यकाल में तमाम उपलब्धियों को भी गिनाते हुए नजर आएंगे। पलक, तो देखिए कि दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। जेपी नड्डा जो कि 3 राज्य आज कवर करेंगे, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा, इन 3 राज्यों का दौरा करने वाले हैं। वहां पर जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करते हुए आने वाले हैं नजर और जाहिर सी बात है कि विपक्ष पर जमकर हमलावर होते हुए भी नजर आएंगे। जेपी नड्डा आज 3 राज्यों के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जो नेता कार्यकर्ता उनसे भी मुलाकात का आज कार्यक्रम है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। देश की सुरक्षा की नहीं कर सकते अनदेखी, भारत चीन सीमा विवाद पर बोले हैं एस जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से कहा गया, 2020 में चीनियों ने समझौते को तोड़ दिया। चीन से लगी सीमा पर सैनिकों की तैनाती असामान्य है। संवेदनशील क्षेत्रों से हम सावधान रहेंगे। गलवान में एलएसी से आगे तैनात है दोनों देशों की सीमाएं। तो ये एस जयशंकर की तरफ से कहा गया है कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, प्रायोरिटी पर है, उससे अनदेखी नहीं की जा सकती। चीन से लगी हुई सीमाओं पर जो सैनिकों की तैनाती है वो असामान्य है। थोड़ी संवेदनशील क्षेत्रों में सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। आगे बढ़ते वित्त मंत्री ने निवेशकों को किया अलर्ट। F&O में बेलगाम तेजी चिंताजनक है। बेलगाम जो तेजी बढ़ती जा रही है वो चिंता का विषय वो कहते हुए नजर आ रही है। शेयर बाजार में मिडिल क्लास का निवेश बढ़ा है। निवेशकों के भरोसों को बरकरार रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खुदरा निवेशकों को जोखिमों के प्रति भी आगाह करते हुए वो नजर आई। तो वित्त मंत्री ने निवेशकों को फिलहाल किया है अलर्ट और ऐसे में F&O में बेलगाम जो तेजी है वो चिंताजनक है। शेयर बाजार की अगर बात करें, मिडिल क्लास का जो निवेश है बढ़ा है और ऐसे में निवेशकों के भरोसे को बरकरार रखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और खुदरा निवेशकों को जोखिमों के प्रति आगाह किया गया। उठापटक के बीच में तीसरे दिन भी तेजी के साथ में सूचकांक 328 अंक चढ़ा है। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स फिर से 73,000 के पार पहुंच गया है। वहीं रुपए की अगर बात करें तो 83.51 प्रति डॉलर पर स्थिर रुपया बना हुआ है। सोने की बात करें तो 200 रुपए सोना टूटा है। चांदी मजबूत होती हुई नजर आ रही है। तो ये जानकारी मार्केट से जुड़ी हुई, जहां पर सोना जो है वो टूटता हुआ नजर आया, जो कि लगातार बढ़ रहा था। सूचकांक 328 अंक चढ़ा है। वहीं रुपए की कीमत 83.51 प्रति डॉलर पर स्थिर लगातार बनी हुई है। सोना 200 अंक टूटा है, चांदी मजबूत हुई है। रंजना, बढ़ते हैं खबरों में आगे। सरकारी बैंकों का मुनाफा रहा शानदार, बीते साल के मुकाबले 35% की छलांग। और कुल कमाई की अगर बात करें तो कुल कमाई में 40% हिस्सा एसबीआई का। अखबारों में भी इस खबर का जिक्र है। बताते चले आपको कि सरकारी बैंकों ने बीते वित्त वर्ष में शानदार मुनाफा कमाया है और कभी दबाव में रहने वाले सरकारी बैंकों के प्रदर्शन ने हाल के कुछ दिनों में सालों में सबको चौंकाया है। और एक्सचेंजों पर प्रकाशित आंकड़ों के मुताबिक ये पूरी जानकारी सामने आई है और जानकारी दी गई है कि आंकड़ों के मुताबिक 31 मार्च 2024 को खत्म हुए वित्तीय वर्ष सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का संचयी लाभ 1.4 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया है, जो कि 1 लाख करोड़ रुपए के उच्च स्तर के आधार पर पिछले साल की तुलना में 35% की वृद्धि दर्ज करता है। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर है बिकने वाली है हल्दीराम। ब्लैकस्टोन ने लगाई बोली, कंपनी की 76% हिस्सेदारी खरीदेगी। 3 कंपनियां नजर गड़ाकर बैठी हुई हैं। 70,000 करोड़ की लगाई गई है इस दौरान बोली। तो जानकारी है हल्दीराम से जुड़ी हुई, जिसमें ये जानकारी मिल रही है कि 87 साल पुराना हल्दीराम, जो कि सबसे पुरानी कंपनी है, 76% खरीदने का मन इसने ब्लैकस्टोन ने बना लिया है। इसके अलावा आपको बता दें, इसके लिए 8 से 8.5 अरब डॉलर यानी कि करीब 70,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। अगर ये डील पूरी होती है तो अब तक का देश का सबसे बड़ा प्राइवेट इक्विटी करार ये हो जाएगा। अगर ये डील पूरी होती है तो पहली बार प्रोफेशनल को सीईओ बनाया गया। हल्दीराम ने अपने 87 साल के इतिहास में पहली बार किसी प्रोफेशनल को अपना सीईओ बनाया। कंपनी ने पिछले साल मई में डाबर इंटरनेशनल के सीईओ रहे चुटानी को
हल्दीराम का मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया था। और अब ये बड़ी जानकारी है, बिजनेस को दरअसल ये कंपनी अलग कर रही है और इसमें ये जानकारी मिली है। इसका पूरी जो तैयारी है, योजना, वो अप्रूव हो चुकी है। माना जा रहा है कि अगले 3 से 4 महीने में ये विलय पूरा हो सकता है। कम दाम वाले इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर लाने का चलन हुआ है। कारों की बिक्री की रफ्तार थमी है। इस बीच टू व्हीलर्स की बम्पर सेल की जानकारी मिली है, जो रिपोर्ट सामने आई है। दो पहिया वाहनों में यानी कि टू व्हीलर्स में 31% की उछाल दर्ज की गई है। जो डेटा सामने आया उसके अनुसार यानी कि 4 व्हीलर जो है उनकी जो सेल है उसमें कमी दर्ज की गई है। वहीं टू व्हीलर की जो सेल है उसमें 31% यानी कि 31% का इंक्रीज यहां पर देखा गया है। रंजना, बिल्कुल, बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर महिमा बताएंगी आईपीएल से जुड़ी हुई। अच्छा, दिल्ली की जीत से राजस्थान प्लेऑफ में और पहुंच चुकी है। लखनऊ को 19 रन से हराते हुए टीम फिलहाल नजर आई। ईशांत शर्मा को 3 विकेट मिले और इसके अलावा पोरेल और स्टब्स ने हाफ सेंचुरी मारी। अच्छा, स्टब्स की बात करें, बहुत ही शानदार पारी कल खेलते हुए नजर आए। सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट उनका था 200 से 227 मेरे ख्याल में उनका स्ट्राइक रेट था। और इसके अलावा उन्होंने अर्धशतक यहाँ पर फिलहाल जोड़ा है। दैनिक भास्कर मेरे पास है और दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, दिल्ली के साथ अब लखनऊ भी मझधार में, राजस्थान प्लेऑफ में है। दिल्ली ने लखनऊ को 19 रन से हराकर लीग स्टेज जो है वो पूरा फिलहाल किया है। तो ये खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। इसके अलावा एक और खबर, भारतीय टीम के मुख्य कोच के लिए दौड़ शुरू हो चुकी है। हेड कोच के लिए फ्लेमिंग लक्ष्मण का जो दावा है वो मजबूत जताया जा रहा है। गंभीर और लैंगर भी आवेदन कर सकते हैं। बीसीसीआई चाहता है कि फ्लेमिंग जो है वो कोच बनते हुए नजर आए। तो भारतीय टीम के मुख्य कोच के लिए दौड़ अब शुरू। हालांकि अब देखना ही होगा कि कौन कौन दावेदारी ठोकता है यहाँ पर, लेकिन इस वक्त बीसीसीआई की जो पसंद है वो हम आपको फिलहाल दिखा रहे हैं। इसके अलावा आईपीएल बखूबी जानते से पहले भी आपको जानकारी दे रहे थे कि आईपीएल में कौन कौन से खिलाड़ी जो अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आए, उसी के मुताबिक टीम जो यहाँ पर सिलेक्ट की गई। लेकिन अब बारी है कोच की कि कोच किसको सिलेक्ट किया जाता है, वो देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। रंजना, बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर, नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो का निधन। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली और डिमेंशिया से पीड़ित थे वे। तो बड़ी जानकारी, जहां नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो का निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली और जानकारी के मुताबिक डिमेंशिया से वो पीड़ित थे। और अब आगे बढ़ेंगे, रफाह के भीतर पहुंचे इजरायली टैंक, ये जानकारी है। युद्ध विराम के भी जो प्रयास थे वो थम चुके हैं। रफाह से 4.5 लाख फिलिस्तीनियों का पलायन हुआ है। गाजा के कई भीषण क्षेत्रों में जो लड़ाई है वो लगातार जारी। रफा में तेजी से आगे बढ़ रही इजरायली सेना, तो ये बड़ी जानकारी है। गाजा के कई जो इलाके थे उनमें भीषण लड़ाई लगातार जारी है। रफा में तेजी से आगे बढ़ रही है क्योंकि इजरायली सेना, और अभी कहीं से कहीं तक युद्ध विराम के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि युद्ध विराम के जितने भी प्रयास थे वो फिलहाल थम चुके हैं। रफा ने 4.5 लाख से ज्यादा जो है वो पलायन अब तक हो चुका है। आगे बढ़ते पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करेंगे। आईएमएफ के दबाव का असर देखने को मिल रहा है। पाक सभी सरकारी कंपनियां बेचेगा, खरीदार भारी होंगे। रूजवेल्ट होटल, 2 बीमा कंपनियां बिकेंगी, बिजली कंपनियां भी बिकेंगी। मेरे पास इस वक्त दैनिक भास्कर है और रिपोर्ट फिलहाल बताई गई है, पड़ोसी बेहाल, आईएमएफ के दबाव का असर है। गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा पाकिस्तान सभी सरकारी उपक्रम बेचेगा। ये फैसला मंगलवार को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने फिलहाल आयोग की बैठक में लिया। बिल्कुल महिमा, और इस बीच अगली खबर का रुख कर लेते हैं। योग के साथ साथ में हम खबरें भी लगातार बता रहे हैं और इस बीच आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। तापमान बढ़ने पर महंगाई और साथ साथ में रिफ्यूजी बड़ी समस्या। हीट वेव और तूफान की तीव्रता बढ़ेगी, ये जानकारी मिल रही है। दुनिया का पारा 2 डिग्री और बढ़ा है, यानी कि ओवरऑल गर्मी ज्यादा बढ़ी है, तो 200 गुना बढ़ जाएगी हीट वेव। मार्च 2024 में सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन का रिकॉर्ड यहाँ पर दर्ज किया गया है। ऐसे में अगर अखबारों की बात की जाए तो गर्मी से जुड़ी हुई खबरें अखबारों में लगातार मौजूद हैं। अमर उजाला मेरे पास है और इसमें भी ये बताया गया था कि किस तरीके से अभी गर्मी और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। और वहीं कार्बन उत्सर्जन की बात की जाए तो कार्बन उत्सर्जन भी लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पर जानकारी दी गई है कि 2 दिन में 44 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा। नई दिल्ली से खबर, दिल्ली में पूरे सप्ताह गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं है। अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के अनुमान यहां पर लगाया गया है। मौसम विभाग ने बुधवार से गर्म हवा चलने का भी अनुमान, यानी कि लू चलने का अनुमान भी जताया है। रंजना, और इसी बीच बढ़ते खबरों में आके बड़ी खबर बिहार से। बिहार के समस्तीपुर में हादसा हो गया है। असम राइफल्स के 3 सैनिक नदी में डूबे हैं, 2 को स्थानीय लोगों ने बचाया है। एक जवान की तलाश की जा रही। नदी में बताया जा रहा है कि स्नान करने के दौरान ये हादसा हो गया है। चुनावी ड्यूटी पर गए थे जवान और ये देखिए तस्वीरें भी, लोगों की भीड़ वहां पर मौजूद नजर आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी।
जहां बिहार के समस्तीपुर में हादसा हो गया। असम राइफल्स के 3 सैनिक नदी में डूब गए हैं। 2 को स्थानीय लोगों ने हालांकि बचा लिया। एक जवान जिसकी तलाश की जा रही है काफी लंबे समय से, और नदी में स्नान करने के दौरान ये हादसा हो गया। चुनावी ड्यूटी पर गए थे ये जवान और इसी बीच ये हादसा। देखिए इस खबर की जानकारी जैसे ग्रामीणों तक पहुंची, ग्रामीणों ने पुलिस अधिकारियों को सूचना दी और उसके बाद लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई। 2 जवानों को हालांकि वहां से सुरक्षित ग्रामीणों ने निकाल दिया, लेकिन एक जवान अभी भी लापता है। कोई भी सुराग अभी हाथ नहीं लगी है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो कोई भी सुराग फिलहाल अभी हाथ नहीं लगा है। बिहार के समस्तीपुर से ये खबर है हादसे की, जहां पर असम राइफल्स के 3 जो सैनिक हैं वो नदी में डूब गए। तो ये बड़ी जानकारी है। 2 को हालांकि स्थानीय लोगों ने बचा लिया है, इसमें अपडेट मिल रहा है, लेकिन एक जवान जो अभी लापता है उसकी तलाश जारी है। तो लगातार तलाशी अभियान वहां पर जारी है। जो स्थानीय लोग हैं वो हालांकि मौके पर मौजूद हैं। 2 को स्थानीय लोगों ने ही बचाया है और एक की तलाश लगातार जारी है। अखबारों की और खबरें आपको फिलहाल हम बताते हैं कि और कौन कौन सी बड़ी खबरें अखबारों से जुड़ी हुई बताई गई है फिलहाल। जैसे कि हम चुनावों की अगर बात करें, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए इस वक्त नजर आ रही है। दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज के साथ ही जो पेज है उसमें महाभारत 2024 बताया गया। जैसे कोविड में हजारों जाने गई, लेकिन बीजेपी ने नाच गाना और थाली बजवाए। राहुल गांधी ने जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार को घेरा। और इसके अलावा गृहमंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी और राहुल पर भी हमला बोला। इससे पहले आपको हमने फिलहाल बताया था, जहां प्रधानमंत्री मोदी अब तक 4 चरण की 380 सीटों में से 270 सीटें जो है वो जीतते हुए नजर आ रही है, अमित शाह ने दावा किया। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं अखबारों में भी हर दिन इसका जिक्र किया जाता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर जैसे कि 5वां चरण अब होना है, तो उससे पहले किस तरह से बयानबाजी नेताओं की तरफ से की जा रही है। और इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो महाराजगंज वो पहुंचे थे और मल्लिकार्जुन खड़गे ने यूपी के महाराजगंज में बीजेपी पर तीखा हमला बोला और प्रधानमंत्री मोदी को झूठों का सरदार भी यहां पर फिलहाल बताया है। इसी तरह से ममता बनर्जी की बात करें तो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा और कल्याणी की एक रैली में ममता बनर्जी ने INDI ब्लॉक 300 से ज्यादा सीटें जीतकर केंद्र में अगली सरकार बनाने की बात करते हुए फिलहाल ममता बनर्जी भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो ओवरऑल हम अगर देखें, एक इलेक्शन से जुड़ा हुआ पेज होता है अखबारों में जिसमें बताया जाता है कि किसकी तरफ से फिलहाल क्या पलटवार। और महिमा बड़ी बात यह कि क्योंकि इस बुलेटिन में हम अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और खेल जगत से जुड़ी सभी खबरें बताते हैं, साथ साथ में मनोरंजन जगत से जुड़ी खबरें भी बताते हैं। अमर उजाला की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मनोरंजन से जुड़ी एक खबर बताई गई। हीरा मंडी का जिक्र आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। नेटफ्लिक्स पर मूवी हीरा मंडी रिलीज की गई, जिसमें संजय लीला भंसाली के द्वारा ये मूवी बनाई गई है। ऐसे में हीरा मंडी के पॉपुलर होने के बाद उसकी जो रेटिंग्स है वो लगातार बढ़ने के बाद में यहाँ पर कयास लगाए जा रहे थे कि उसका सेकंड सीक्वल आएगा और लोग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे थे। लेकिन यहाँ अखबार में बताया गया है कि नहीं बनेगा हीरा मंडी का दूसरा सीजन। प्रसारण के दिन से ही हीरा मंडी के सीक्वल की चर्चाएं लगातार बनी हुई है। इस बीच सीरीज देखने वालों का यह मानना है कि इसके कई प्रमुख किरदार आखिरी के एपिसोड में जिस मोड़ पर जाते हैं उससे ये शायद दूसरा सीक्वेंस बन सकता है, लेकिन गुंजाइश बचे। अब संजय लीला भंसाली ने कह दिया है कि इसका सीक्वेंस नहीं बन रहा है और ना ही बन सकता है। सीक्वल की बात चलने पर भंसाली ने कहा कि मुझे लगता है कि एक बार इसके बनने के बाद कोई भी अब फिर से हीरा मंडी नहीं बना पाएगा। यही नहीं, मैं भी अब कभी हीरा मंडी नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि ये एक बार ही होता है। ये मेरे जीवन को संपूर्ण कर देने वाला पल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण ये भी क्योंकि हमने एंडिंग देखी है उसकी, जब आज़ादी चाहिए होती थी तो उस वक्त के दौरान जो हीरा मंडी में तवाइफें थी उनकी तरफ से जो योगदान किया गया उसके बारे में फिलहाल बताया गया। तो इसीलिए शायद हो सकता है कि इसके आगे की स्टोरी वो नहीं बनाने वाले। और बहुत पॉजिटिव वे में तमाम जो तवाइफें उसमें दिखाई गई हैं उनको रखा गया है कि एक महिला की शक्ति क्या कुछ होती है और सर उठा के जीने का हक उन्होंने किस तरीके से लिया। बढ़ते हैं आगे और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते चले। अखबारों में जिक्र है, हवा से जमीन पर उतरा पहला स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल भीष्म, और इसे लेकर जानकारी शेयर की गई है। साथ ही साथ देखिए वायुसेना ने इतिहास रचा है। भारतीय वायुसेना ने मंगलवार को इतिहास रच दिया है। दैवीय आपदा हो या फिर युद्ध का मैदान, अब किसी भी दशा में लोगों को त्वरित उपचार मुहैया कराकर जिंदगी बचाई जा सकती है। आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में संयुक्त टीम ने बैटलफील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज यानी कि भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया और इसी के साथ वायुसेना ने एक इतिहास रच दिया। भीष्म प्रोजेक्ट को स्वास्थ्य रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की टीम ने संयुक्त रूप से विकसित किया है और विमान में अगर बात करें तो विमान से 1500 फीट से अधिक की दूरी से पोर्टेबल अस्पताल को 2 पैराशूट के समूह से जमीन पर उतारा गया है और क्यूब नुमा अस्पताल महज 12 मिनट में तैयार हो गया है। ये पूरी तरह से वाटरप्रूफ
और काफ़ी हल्का भी है और इसमें 200 लोगों का इलाज हो सकता है और ये पहला स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल है। इसमें कई प्रकार के प्रयोग भी कर सकते हैं। और एक और खबर देखिए, मुझे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर लग रही है, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई खबर ये है कि अमेरिका इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है कि जो हम देखते हैं कि 90% तक शारीरिक रूप से असक्षम लोग होते हैं, अगर वो किसी गेम में भाग लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। वो सिर्फ अपने दिमाग से सोचेंगे उस गेम के बारे में और उसके बाद वो हम देख पाएंगे कि कंप्यूटर में वो जीतते हुए नजर आ सकते हैं। देखिए BCI यानी कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस तकनीक ऐसे लोगों के लिए वरदान बन सकती है और ये खबर मिल रही है दैनिक भास्कर में बताया गया कि अमेरिका के मार्क 10वें ऐसे शख्स हैं जिनके दिमाग में इस तरह की चिप फिलहाल भरी गई है और वो ये कहते हैं कि दिमाग जब से मतलब उनके दिमाग में चिप डाली गई, उनको पहली बात तो इसके बारे में कोई ऐसा कोई महसूस नहीं उनको हो रहा है कि उनके दिमाग में कुछ इस तरह की चिप डाली गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ब्रेन चिप के जरिए वो सिर्फ सोचते हैं और सोचने भर से वीडियो गेम्स वो खेल पा रहे हैं। और इस बीच अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि एक और महत्वपूर्ण खबर पलक अखबारों में मौजूद, जिसके अनुसार ये बताया गया कि भारत ने बाढ़ प्रभावित केन्या को राहत भरी सामग्री की दूसरी खेप यहां पर भेजी है। और देखिए, शुरू से भारत के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कहा गया है कि वसुदेव कुटुंबकम और वन फैमिली का वो जिक्र करते हैं। इस बीच इसी के तहत भारत ने केन्या में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए मंगलवार को 40 टन दवाओं और अन्य आपूर्तियों समेत राहत सामग्री भेजी है। उनकी नई खेप, दूसरी खेप यहाँ पर भेजी गई है। ये खेप सेना के परिवहन विमान में अफ्रीका देश के लिए रवाना की गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात की जानकारी दी कि ऐतिहासिक साझेदारी के लिए हम लगातार खड़े हैं। पलक अगली बड़ी खबर और आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर बताएंगे कानपुर से, जहां पर कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी यहां पर मिली है। जयपुर, दिल्ली और लखनऊ, अहमदाबाद के बाद अब कानपुर को आया है ऐसा मेल। शहर के बिठूर थाना इलाके में एक नामचीन स्कूल को मिली है धमकी। दक्षिण और अन्य जोन के स्कूलों को धमकी मिलने की सूचना, स्कूल प्रबंधन की सूचना पर पुलिस हालांकि मौके पर पहुंच गई है, जांच शुरू हो गई। लेकिन आपको याद होगा, सबसे पहले दिल्ली में इस तरीके का मेल आया, अहमदाबाद में मेल आया और उसके बाद अब कानपुर, जहां पर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में अब जांच पड़ताल कर रही है कि महज ये धमकी है या क्या कुछ इसके पीछे है, किसका हाथ है, कहां से ये मेल आया है, किस IP एड्रेस से ये मेल आया है। ऐसे तमाम पहलुओं पर अब पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल कर रही है। तमाम सवालों के जवाब खोजने की फिलहाल पुलिस यहां पर कोशिश कर रही है। लेकिन जाहिर सी बात है, जब इस तरीके की कोई खबर सामने आती है तो पेरेंट्स हों या बच्चे हों, टीचर्स हों, हर कोई एक पैनिक स्थिति में फिलहाल पहुंच जाता है। और ऐसे में अब ये बड़ी जानकारी है, पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंच गई है, जांच इस पूरे मामले में शुरू हो गई है। कानपुर से ये खबर है जहां पर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल आया है। और इसी बीच बढ़ते खबरों में आगे अगली बड़ी खबर, ताकतवर और तूफान ने पृथ्वी पर डाला असर। इसरो ने कहा आने वाले दिनों में फिर दिख सकती है हलचल। पृथ्वी पर आया भूचुंबकीय तूफान, इसरो की तरफ से ये जानकारी शेयर की गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रही, जहां ताकतवर और तूफान ने पृथ्वी पर असर डाला है और इसरो ने यह भी कहा है कि इसका जो असर है वो आने वाले दिनों में और भी दिख सकता है और फिर से यह हलचल जो है वो दिख सकती है और पृथ्वी पर एक भूचुंबकीय तूफान आया है। इसरो की तरफ से जानकारी शेयर की गई है। इसी बीच देखिए, देश की 64% जो कंपनियां हैं वो साइबर हमलों का शिकार बनी है। न्यूज़पेपर से इसका जिक्र है। दरअसल बीते साल यानी कि 2023 की अगर हम पहले बात करें तो 2023 में 64% कंपनियां रेनसमवेयर हमलों से प्रभावित हुई। सर्वेक्षण में ये तथ्य सामने आया है। 2022 की तुलना में 2023 में हालांकि इन हमलों में गिरावट दर्ज हुई। रिपोर्ट के अनुसार हमलावरों ने इन कंपनियों से औसतन 48 लाख रुपए अमेरिकी डॉलर फिरौती के रूप में मांगे हैं। लेकिन ये कब्जा कैसे करता है, काम कैसे करता है, वो आप जान लीजिए। रेनसमवेयर दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर, नेटवर्क शेयर, बैकअप, सर्वर, इन फाइल को अपने कब्जों में ले लेता है। फिर हमलावर फाइलों को अनलॉक करने के लिए उपयोगकर्ता से पैसों की मांग करता है, धन की मांग करता है। धमकी कैसे होती है, एक टाइमलाइन दे दी जाती है, इसके अंतर्गत मांगी गई आपको फिरौती का भुगतान करने की बात होती है, धमकी इसमें दी जाती है और अगर नहीं मिली तो आप इस फाइल को दोबारा एक्सेस नहीं कर सकते हो, आप फाइल को दोबारा हासिल नहीं कर सकते हो। 2023 में कई भारतीय कंपनियां भी निशाने पर थी, ये भी इसमें रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। सोफोस की भारत में रैंसमवेयर की स्थिति 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारतीय कंपनियों पर होने वाले ये हमलों की दर में कमी आई है। 2022 में 73% भारतीय कंपनियों पर हमला हुआ था। अगर 2023 की बात करें तो ये आंकड़ा घटकर 64% पर रह गया है। महिमा, बिल्कुल, तो देखिए देश की 64 ऐसी कंपनियां जिन पर साइबर हमला हुआ है और इसको लेकर लगातार हम देख भी पा रहे हैं कि किस तरह से अब एक्शन में इस वक्त कंपनीज जो है वो नजर आ रही है। आगे बढ़ते टैरिफ 18 अरब डॉलर के उत्पादों पर जो शुल्क है वो बढ़ा।
चीन निर्मित ईवी पर यूएस में 100% आयात शुल्क जो है वो लगते हुए नजर आया। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि टैरिफ 18 अरब डॉलर के उत्पादों पर जो शुल्क है वो बढ़ता हुआ नजर आया। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं फैक्ट फाइल की। आज भैरव सिंह शेखावत की पुण्यतिथि है। 2002 से 2007 तक देश के उपराष्ट्रपति रहे भैरव सिंह। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह और 3 बार राजस्थान के सीएम के रूप में कार्यरत वो रहे। बाबू सा के नाम से वो मशहूर थे और 15 मई 2010 में भैरव सिंह ने अपनी आखिरी सांस ली। ऐसे में आज फैक्ट फाइल में भैरव सिंह के बारे में जानकारी।